नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। जनता पर एक बार और जोरदार महंगाई की मार पड़ी है। खाने पीने की कई ऐसी चीजों पर जीएसटी लग गया है जो अब तक जीएसटी के दायरे से बाहर थी, जैसे कि आटा, दही, पनीर, लस्सी। यानी अब ऐसी कई चीजें जो आप लेने के लिए जाएंगे तो अब जो उसका दाम आपसे लिया जाएगा वो जीएसटी जोड़ कर लिया जाएगा। यानी कि इस तंगी के दौर पर बोझ और बढ़ गया है। लस्सी से लेकर अस्पताल में इलाज के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। जरूरत की तमाम वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है। मिसाल के तौर पे शहद है, अनाज है, मछली, मांस, इस पे 5% जीएसटी बढ़ाई गई है। चूड़ा है, चावल, गेहूं 5% जीएसटी। जो 5,000 से ज्यादा के अस्पताल के कमरे हैं, यानी जिनका किराया 5,000 के ऊपर है, उन पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। हॉस्पिटल के बेड पर, आईसीयू को फिलहाल इससे छूट दी गई है। और होटल के जो कमरे महंगे होते थे उन पर जीएसटी लगती थी, लेकिन जो 1,000 रुपए से कम वाले होटल के कमरे हैं उनके ऊपर भी 12% जीएसटी लगेगी। तो इसको लेकर काफी नाराजगी है। जो लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं उनके ऊपर और भी ज्यादा महंगाई की मार पड़ेगी। और जाहिर है कि इस पर विपक्ष की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ज्यादा टैक्स नौकरी नहीं। बीजेपी की मास्टर क्लास इस पर है कि कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह किया जाता है। और इसी मुद्दे पे वरुण गांधी ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जब रुपया जो है वो विदेशी मुद्राओं के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ है, चाहे डॉलर हो चाहे यूरो हो। नौकरियां कम हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। राहत देने के वक्त जनता को और आहत क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी कैसे परेशान हैं, क्योंकि उनकी आमदनी कम हो रही है। देखिए मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। एक्चुअली ये एक आम आदमी के हिसाब से अगर सोचो, क्योंकि महंगाई एक अपने ऊंचे लेवल पे चली गई और उसमें ये 5% का भार एक साधारण आम आदमी को बहुत तकलीफ देगा। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि कोविड के बाद में आमदनी बढ़ी नहीं और उस हिसाब से खर्चा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। चाहे पेट्रोल ले लो, सभी चीजें ले लो, तो ये हर भार अब भारी जाने वाला है। अगर ये बाकी जगह नॉर्मल रहता, उस टाइम पे 5% लगता तो इतना अफेक्ट नहीं करता, पर अब हर चीज महंगाई ऊंचे लेवल पे जा रही तो बहुत तकलीफ जाएगी। एक साधारण आदमी को घर कैसे चलाना बड़ा मुश्किल जाएगा अब इसमें। जिस प्रकार अभी आदमी उभरने की कोशिश कर रहा है कोविड के बाद, उसमें ये एक नया मतलब महंगाई ने और ये 5% का लगा के सरकार ने कमर तोड़ने वाली बात कर दी है। क्या सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनका मरना है और कुछ नहीं। यानी अमीर लोग तो कैसे भी यानी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग क्या करेंगे ना। क्या करेगा, बजट पे इफेक्ट करता है हमारे। हम लोग तो पेंशनर लोग हैं ना, तो वी हैव टू सफर एक्स्ट्रा मनी, दैट्स ऑल। एवरीबॉडी हैज टू शेयर एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। मुझे लगता है इसका तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉमन पब्लिक के लिए और एसेंशियल आइटम्स हैं फूड के, तो इसमें नहीं लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आज से जीएसटी काउंसिल ने ज़रूरी सामान, जो खाने पीने के ज़रूरी सामान है, जैसे दूध है, दही है, चावल है, आटा है, इन सभी पैकेज्ड आइटम्स के भी रेट बढ़ाने की घोषणा की है। अब ये इफेक्ट में कब से आएगा, क्योंकि पुराने स्टॉक जो दुकानों में हैं उस पर तो अभी रेट की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि जब जब जीएसटी के रेट्स बढ़ते हैं तो उसके असर होने में, दाम पर असर होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ये जो फ्रेश लॉट आता है सामान का उसमें पता चलता है। इस वक्त हम मोहाली की एक दुकान पर खड़े हैं और यहाँ पर जो राशन की शॉप चलाने वाले, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साहिल हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के रेट जब बढ़ते हैं या ज़रूरी सामानों पर इस महंगाई के दौर में और जब दाम बढ़ रहे हैं तो इससे
लोगों के कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है, खरीदार क्या अपनी खरीदारी में कटौती कर रहे हैं, और इनके खुद की कमाई या इनकी जो यहाँ पर बिक्री है उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये बताइए कि दूध, दही, मक्खन, लस्सी, इन सब आइटम्स पे जीएसटी आज से लगेगा। फिलहाल क्या रेट है दूध, दही वगैरह? फिलहाल 54 रुपये लीटर है दूध का, तो उससे भी अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो 60 रुपीज़ लीटर है। और बटर में अभी 5 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई है जी। कब बढ़ोतरी हुई है? अभी ये 10 दिन हुआ होगा। और अगर आज से जीएसटी लग जा रही है तो मान के चलिए 5 रुपये 10 रुपये तो बढ़ना ही बढ़ना है, 60 रुपीज़ तो हो ही जाना। कस्टमर हमसे पूछता है कि इसकी महंगाई इतनी क्यों हो रही है, तो हम कैसे उनको बताएं कि जीएसटी का वो रूल है, आगे सरकार की तरफ से ऐसा हो रहा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ हमारी शॉप की दिन की मान के चलिए 80-90 हज़ार रुपये थी सेल, वहाँ घट के 50 से 60 हज़ार, 20-30 हज़ार का नुकसान हो रहा है। तो अगर एक एक आइटम की बात करें कि अभी आटे का क्या रेट? आटे का अभी MRP उस पर 420 रुपीज़ है। और अब हाँ जी, पर केजी नहीं, 10 केजी 10 केजी का 420 रुपीज़। हाँ जी, यस। और अभी जीएसटी अगर लग जाएगी मान के लिए 450 रुपीज़ हो जाएगा 10 केजी का। हाँ जी। और बटर का बात करें तो 52 MRP है। कल हो सकता है अगर आज से जीएसटी बढ़ रही है तो हो सकता है कल से और भी बढ़ जाए। मिल्क का तो अभी 27 रुपीज़ पर पैकेट है हाफ केजी का, कल से 30 भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं लगा क्योंकि आज से जीएसटी का नियम लागू हो गया, बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी अगर बात करें, आप रिटेलर भी हैं, तो आपके अपने इनकम पे क्या असर पड़ रहा है इसका? हमारे इनकम में तो 50% का ऑफ हो ही गया है। 50% जहाँ 100% था, मान लीजिए 10% 20% चलता है, 50% हाफ हो गया है। और अब इससे जो है क्या कंज्यूमर जो यहाँ पे लोग सामान खरीदते हैं, इस तरफ हो जाइए, तो क्या इन लोगों के सामान खरीदने में भी घटौती, मतलब घटा है या घटाया लोगों ने? बहुत ज़्यादा घटा दिया उन लोगों ने। जहाँ एक कंज्यूमर 100 रुपये का सामान लेता है, वहाँ कंज्यूमर 50 रुपीज़ का सामान ले रहा है क्योंकि पैसे पूरे हो नहीं पा रहे, रेट डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो पैसे आपकी जेब में उतने ही हैं, ऐसा नहीं कि जीएसटी लग गया और जीएसटी लगने के साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ गई हो। वो वहीं के वहीं हैं, जो जेब में आपके पास पैसे हैं वो वही हैं, पर आप उन्हीं सामानों के लिए अब ज्यादा पैसे देंगे तो जाहिर तौर पर जब आप खर्च जितना कर सकते हैं उसमें कमी जरूर आएगी। अस्पतालों में 5,000 रुपए से ऊपर के जो बेड हैं उन पर 5% जीएसटी लग गया है और इससे अस्पताल और मरीज दोनों ही नाखुश हैं और वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए उमा सुधीर की रिपोर्ट। आज से अगर आप अस्पताल जाएंगे तो आपके अस्पताल के बेड का बिल अगर 5,000 से ज़्यादा है तो उस पर आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी। हमारे साथ हैं किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ के CFO विकास महेश्वरी जी। कैसा इम्पैक्ट होगा इसका? गुड आफ्टरनून मैडम। ये जो जीएसटी गवर्नमेंट ने मोर देन 5,000 रुपीज़ पर बेड पर एक्स्ट्रा लगाया है 5% अदर देन ICU चार्जेस, ये हमको अलग से अपने पेशेंट से रिकवर करना पड़ेगा एंड वी हैव टू, हमको गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा हमारे पेशेंट्स के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स जब कॉर्पोरेट अस्पताल आते हैं तो उनकी बड़ी चिंता होती है कि बिल बहुत बढ़ गया है और अब अगर गवर्नमेंट ये टैक्स लगा रही है तो उसका बोझ तो उन्हीं को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दिस विल बी एडिशनल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कॉस्ट फॉर द पेशेंट्स एंड हमने ये इशू को वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड थ्रू आवर एसोसिएशन हमने गवर्नमेंट के पास में प्रेजेंट किया है। बिकॉज इन द हॉस्पिटल कोई भी आराम करने के लिए नहीं आता है, दे कम हियर ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। सो इन आवर जजमेंट इट शुड नॉट बी देयर। हम लोग इसको गवर्नमेंट के पास में लेके जा रहे हैं वापस से। हमने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है एंड देन उसको अगेन हम लोग नेशनल लेवल पर थ्रू ऑल द एसोसिएशंस हम उसको लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास में एंड हमको आशा है कि गवर्नमेंट इसको रिवर्स करेगी। शुक्रिया, थैंक यू। सो अस्पताल अगर आप जाएंगे तो 5% का जीएसटी लगेगा अगर अस्पताल के बेड का कॉस्ट 5,000 से ज़्यादा है। ये ICU के बेड्स को अप्लाई नहीं करेगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। तो ये थोड़ी राहत की बात है कि कम से कम ICU के कमरों पर अभी ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन 5,000 तक अगर अस्पताल के बेड का किराया है
तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, यानी कि ज़रूरत की तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगकर उसकी जो कीमत आप अदा करते हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही है। हम इस मामले को हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा इस वक्त क्यों किया गया है, लोगों पर क्या असर इसका पड़ रहा है। लोग पहले ही तंगी से परेशान हैं, आमदनी कम है, बेरोजगारी है। संचिता मुखर्जी हमारे साथ हैं जो आर्थिक मामलों की जानकार हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं अर्थशास्त्री। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, इस वक्त जीएसटी उन तमाम जरूरी चीजों पर लगाने के कदम को आप कैसे देखते हैं? एक ऐसा समय जब लोगों को राहत की जरूरत थी, उस समय आहत किया गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री आपको ये बताएगा कि जब आमदनी कम है और जब मुद्रास्फीति दर वैसे ही बढ़ी हुई थी, जैसे आपकी रिपोर्टें बार बार ये बता रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार का निश्चय है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। ये जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार को अगर आप सरकारों को, राज्य सरकारों को अगर जोड़ लें तो उनका बहुमत है और जीएसटी काउंसिल में बहुमत से ही निर्णय होते हैं और ये उनका निश्चय है। तो ये स्थिति जो इस मुद्रास्फीति की जहां है वो पहुंची कैसे? वो पहुंची इसी वजह से है क्योंकि यही सरकार, याद रहे कि पेट्रोल और डीजल पे जबरदस्त तौर से टैक्स पे टैक्स लगाती चली जा रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दाम में बढ़ोतरी हुई जरूर थी, मगर जब गिरावट भी आती है तो उसके बाद तो ये उस पर टैक्स बढ़ा रहे थे और डीजल का दाम और चीजों पे इनपुट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ाता है, तो वैसे ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं था कि आम आदमी के रोजमर्रा के भोजन के पदार्थों पे ये टैक्स लगाया जाए। ये भी याद रहे कि ये सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिरा चुकी थी। 2019 में इलेक्शन से पहले पर्सनल इनकम टैक्स की दरों पे भी थ्रेशोल्ड रेट्स बढ़ा चुकी थी, यानी कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज इसकी कम होती चली जा रही थी। तो ये निर्णय बहुत ही, जिसे अंग्रेजी का शब्द है रिग्रेसिव, टैक्सेशन थियोरी में रिग्रेसिव कहा जाता है, प्रोग्रेसिव नहीं, जबकि आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो लोगों के खर्च नहीं बढ़ेंगे, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो निवेश नहीं होगा, तो ग्रोथ रेट वो नहीं होगी जो हो सकती थी। जी, रिग्रेसिव आपने शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए। आमदनी यकीनन नहीं बढ़ी है लोगों की, बेरोजगारी बल्कि काफी ज्यादा है, रोजगार नहीं बढ़े हैं और इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जो लोगों के पास सीमित आय है उसमें उनको अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी। पर वो तमाम जरूरत की चीजें जैसे आटा है, लस्सी है, दूध, दही, ये चीजें, अगर मछली, अगर वो पैक्ड हैं तो उनके ऊपर जीएसटी देना होगा। संचिता मुखर्जी, आप कैसे समझती हैं इसको? क्या जरूरत इस समय थी सरकार को कि इस तरह की जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाए? यानी सरकार बिना जीएसटी के क्या नुकसान इस समय हो रहा था? क्या कोई और तरीका नहीं था कि लोगों के ऊपर ये बोझ ना पड़े एक ऐसे समय में जब पहले ही लोग, आप देखिए रुपया कितना कमजोर है, आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है, उस समय इस करने का, ये कदम उठाने का क्या, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, रैशनल क्या है इसका? नमस्कार। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, ये मेरे अपने व्यूज है। सरकार की अगर आमदनी हम लगातार उसको घटाते रहे और सरकार की खर्चा अगर हम डेट लेके करते रहे, लोन लेके करते रहे, तो वही बात होगी, ये पूरी दुनिया फिर श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगी। ठीक है, एक हाथ में हम वही चाहते कि सड़कें बनते रहे, रास्ते बनते रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती रहे, यहाँ पे युद्ध हो रही है, सारी करेंसीज ड्रॉप हो रही है वर्ल्ड में अगेंस्ट द डॉलर, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे सेना पे आर्मी खड़ा रहे हमारी सिक्योरिटी के लिए। पर आप एक बात बताइए मुझे, सरकार कौन है? सरकार का जरिया क्या है? सरकार भी आम आदमी है, जरिया भी उसी का टैक्स है। और अभी जो फोकस है सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही बात आ गई। अगर एक
कॉमन मैन आदमी बोले कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो सरकार क्या कहती है कि 1 लाख रुपए से ठीक है, मैं पानी खरीद के दे देता हूं आपको, करेक्ट? उसकी प्यास शॉर्ट टर्म के लिए बुझ जाएगी। अगर सरकार बोले कि ये 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कुआं खोद के पूरे गांव को पानी पिलाता हूं, तो उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके लिए सरकार की आमदनी जरूरी है, नहीं तो वही बात होगी, हम श्रीलंका की तरह बन जाएंगे। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम शॉर्ट टर्म व्यू ना ले टैक्सेस को लेके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग है, संचिता, यहाँ हम पे डिफॉल्ट इकोनॉमीज में नहीं है। संचिता, जो यहाँ पे टैक्सेस आम लोगों के ऊपर लग रहे थे, आपको लगता है कि वो काफी नहीं थे? क्योंकि एक बड़ी समस्या ये भी है कि कितने लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। जो सर्विस क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो लगातार टैक्स दे रहा है और वो जीएसटी भी देता है, पहले से भी जीएसटी दे रहा था, अब कुछ और बुनियादी चीजों पे भी जीएसटी। तो बहुत बड़ी तादाद में भारत में भी टैक्स चोरी आए दिन, और वो वही वर्ग करता है जो बहुत बेहद अमीर वर्ग है वहां पे। तो इसको सुधारने की बजाय अगर आप मिडिल क्लास को, जो सर्विस क्लासेस को लगातार टैक्स करें, आपको लगता है कि ये एक सही दिशा में बढ़ना है और इसी दिशा में बढ़ के हम श्रीलंका या पाकिस्तान नहीं बनेंगे? आपने ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, प्रोफेसर ने भी ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया। 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, जब ये कॉर्पोरेट टैक्स को कमाया गया था, राइट, तब भी कहा गया था कि नहीं, ये कॉमन मैन के ऊपर बहुत जुल्म है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो अमीर लोग हैं उनका टैक्सेस कम हो रहे हैं और जो कॉमन मैन है उनका बढ़ रहा है। एक्चुअली इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ये एक्चुअली आया है ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये कॉमन मैन को ही बेनिफिट किया है, क्योंकि जो अंबानीज, अदानीज वगैरह जो होते हैं ना, उनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तो टैक्स देते ही नहीं है, करेक्ट? जो ये कॉर्पोरेट टैक्स है, जो रोजमर्रा का बिजनेसमैन, जिनको हम आए दिन डिमोनाइज करते रहते हैं, वो हमारी पूरी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स जब नीचे आती है, वो देश की उन्नति के साथ साथ वेज इन्फ्लेशन, सैलरी इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और लास्ट 3 साल से हमने वही देखा है। जी जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जैसा संचिता कह रही हैं कि इस समय जो जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, बल्कि कई फूड प्रोडक्ट्स पे नई जीएसटी लगी है, उसको उस दायरे में लाया गया है, वो जरूरी भी है क्योंकि सरकार की आमदनी कहां से आएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई और तरीका नहीं था सरकार की आमदनी के लिए, इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनके ऊपर टैक्स करने के बजाय? बिल्कुल जरिया था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जरिया था, क्योंकि बात यह है कि इसी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स घटा करके अपना नुकसान किया, जो अब हमसे भरपाई करवा रही है। यानी कि कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर दिया और आम आदमी पे, गरीब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हर आदमी देता है वो बढ़ा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल पे वो बढ़ा रही है सरकार। इस सरकार की नीयत ही ये है कि कॉर्पोरेट्स को, सुपर रिच को टैक्स मत करो, उन पे जरा सा सरचार्ज भी न लगाओ। जब ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्रोथ रेट कम हो रही है, आमदनी सरकार की कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 2019 में किसने राय दी थी? कौन वो थे वो अर्थशास्त्री जिन्होंने इनको राय दी थी सरकार को कि अपना 1.5 लाख करोड़ का हर साल का नुकसान आगे चलते करवा लो जी, और उसका भरपाई मतलब आम आदमी से ले लो। तो ये तो अर्थशास्त्र का बिल्कुल, जिसे कहते हैं पुटिंग इट्स ऑन इट्स हेड, सर के बल खड़ा कर देना अर्थशास्त्र को। मैक्रो इकोनॉमिक्स 101 की को नकार रहे हैं। ये दिक्कत है, दिक्कत यहां है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तो मतलब हम इस विडंबनापूर्ण स्थिति में हैं कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो करीब 15% पे चल रहा है, और पिछले साल के शुरू से। इसका अर्थ समझ लीजिए नगमा जी, अर्थ इसका ये है कि आगे देखिए होता है क्या। यानी कि ये अभी इन्फ्लेशन रेट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनपुट प्राइसेस, होलसेल का प्राइस किसको इफेक्ट कर रहा है? जो सारे उत्पादक हैं वो उनके दाम बढ़ेंगे। जब उनके दाम बढ़ेंगे तो रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि अभी ये अभी भी अंत नहीं है, अभी ये महंगाई और बढ़ेगी।
जी बिल्कुल। अभी तो जीएसटी सिर्फ लगाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जो कीमतें हैं वो और बढ़ेंगी, क्योंकि व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। और संचिता, अगर हमने बहुत सारी जगह से रिपोर्ट्स देखी कि इससे सब लोग नाखुश हैं, यानी कि जो रिटेलर्स हैं वो भी बहुत त्रस्त हैं। उनका कहना है कि उनकी आमदनी कम हो गई, जो खरीदार हैं वो तो परेशान हैं ही कि अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं तो 100 रुपए में अगर आप एक चीज ले पाते थे तो अब आप उतनी चीजें ले नहीं पाएंगे। अब आपकी जेब में पैसे तो वही हैं, उतने ही हैं। तो एक ही वर्ग को कितना ज्यादा टैक्स किया जा सकता है जिससे कि सरकार की आमदनी बनी रहे? और अगर ये अच्छा ही है तो किससे इसको किसका फायदा हो रहा है? ना रिटेलर्स खुश हैं, ना यहाँ पे होलसेलर्स खुश हैं, ना खरीदार खुश हैं। ये जो हम जितने भी मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म मुद्दे हैं। हम इसको नियर साइटेडनेस से देख रहे हैं। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक। अभी जो हो रहा है दुनिया में, वी मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। ये इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है, फ्यूल प्राइस, फूड प्राइस, एडिबल ऑयल, आप करेंसी की भी बात कर लो, डेप्रिसिएशन की, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस किया है इसमें। ये पूरी इन्फ्लेशन इंपोर्टेड है, पूरी दुनिया में चल रही है, राइट? द एंटायर थिंग जो सरकार करने की कोशिश कर रहा है इज टू रिमूव जो भी सप्लाई चेन इश्यूज है बाय बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस। आपको पता है अभी 2021 में हमने अमेरिका को रिप्लेस किया है एज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। हमने एक्चुअली रिप्लेस किया है, राइट? सो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन वेल्थ। ये शॉर्ट टर्म नहीं दिखता है। इन्फ्लेशन दुनिया भर में चल रही है तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी नहीं है, ये मान के चले। दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, इसलिए हमें महंगाई को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो नौकरियां भी नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा है, हम डेवलपिंग नेशन है, आपके पास डेटा आमदनी सीमित है। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के ऑफिशियल डेटा है। इंडिया में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट के ऑफिशियल डेटा है। हमारे पास डेटा नहीं है। बिल्कुल है हमारे पास डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डेटा है, हिडन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा इसके ऊपर कमेंट करें। सुन लीजिए एक मिनट संचिता, एक मिनट जी। प्रोफेसर मेहरोत्रा, देखिए इस विषय पे मैं दशकों से काम कर रहा हूं। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से पहले हर साल नहीं होता था, अब हर साल होता है। और 2021 के आंकड़े अभी जारी हुए हैं। अर्बन वाला डेटा बिल्कुल अवेलेबल है। मैं ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एजेंसी जो है जिसके बारे में दुनिया जानती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हर हफ्ते आंकड़े एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और वर्कर पार्टिसिपेशन रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का आंकड़े निकालती। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है प्रोफेसर मेहरोत्रा? भारत में लगातार बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कुछ सालों कोविड से पहले। बिल्कुल आप सही कह रही हैं नगमा जी। 48 साल वेज इन्फ्लेशन, आप इनके बारे में बात कीजिए ना। मैं वेज इन्फ्लेशन की भी बात कर देता हूं। अगर ये आंकड़े नहीं मानना चाहती कि अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट द हाईएस्ट इन 48 इयर्स इन द ईयर 2019 और उसके बाद और बढ़ गया। दूसरी बात, वेज इन्फ्लेशन की बात करता हूं। जो रियल वेजेस हैं वो रियल वेजेस पिछले 7 साल में या फ्लैट हैं या घट रही हैं। मैंने स्वयं एस्टिमेट किया है सरकारी आंकड़ों के आधार पे, तो वेजेस बल्कि अगर फ्लैट हैं और घट रही हैं और रोजगार घट रहा है तो यानी कि पॉवर्टी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है हमारे देश में। ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। जब अगर हमको अभी सेकंड प्रोविजनल एस्टिमेट मिला है 21-22 का सीएसओ द्वारा, और वो ये बता रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी 19 के मुकाबले 5% कम है। यानी कि जो गरीब है, गिवन द इनइक्वालिटी, वो तो और भी कम कंज्यूम कर रहा है। उसके ऊपर इन्फ्लेशन।
हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है संचिता, इस समय आप भी मेरे ख्याल से इस बात से अग्री करेंगी कि जो इनइक्वालिटी है वो, उसमें जो गैप है वो बहुत बड़ा है। कुछ अमीर ज्यादा हुए हैं और दुनिया भर में ऐसा देखा गया। चाइना वर्सेस यूएसए वर्सेस एनी डेवलप्ड मार्केट के कंपैरिजन में इसी डेटा को कंपेयर कीजिए इन टुडेज डेट। आपको आई विल बी वेरी प्राउड टू से हमारे जो डिस्पैरिटी है इन इनकम, वी हैव एक्चुअली मैनेज्ड टू मेक अ वेरी गुड प्रोग्रेस rather than in spite of ये इन्फ्लेशन, इन स्पाइट की जो वॉर हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन, हमने जो प्रोग्रेस किया है परचेजिंग पावर पैरिटी पे, इट्स 3x टाइम परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। Since we are discussing macroeconomics, India is the fastest growing GDP in purchasing power parity. Purchasing power parity क्या होती है? जो एक कॉमन आदमी राइट $1 में कितने गुड्स खरीद सकता है। इंडिया इन टुडेज डेट 3x टाइम फ्रॉम 1999 ग्रो किया है परचेजिंग पावर पैरिटी परसेंटेज टू जीडीपी। I rest my case. रुपया कमजोर होता गया, डॉलर के मुकाबले, यूरो के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर हमारी मतलब ये हमारे थोड़े से आम आदमी, अगर हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना ना भी समझे तो ये लगता है कि आप कहीं भी भारतीय रुपए को लेकर जाएं तो आप कितना खरीद सकते हैं जब आपकी करेंसी इतनी कमजोर है। दूसरी बात की वेज इन्फ्लेशन की आपने बात की, जैसा प्रोफेसर मेहरोत्रा बता रहे हैं कि वेज इन्फ्लेशन जो है उसमें एक तरह से वो एक फ्लैट रहा है और गिरावट आई है। आमदनी आम लोगों की भी कहां बढ़ी है अगर 2019 के मुकाबले हम देखें, और वैसे में 2019 है 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ा। पर आपका मानना है संचिता कि इस समय जो जीएसटी और लागू की गई और बढ़ाई गई है वो सही है, क्योंकि सरकार की आमदनी को बढ़ाना जरूरी है। पर यह सवाल इस वक्त हम इसके साथ ही एक ब्रेक ले रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई और जरिया नहीं हो सकता था। आम आदमी जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है उसके ऊपर और ज्यादा मार इस बढ़ी हुई जीएसटी दर से पड़ेगा, वो भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के इस्तेमाल वाली जो चीजें हैं उनके खरीदने पे। शुक्रिया आपका प्रोफेसर मेहरोत्रा और संचिता। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर क्यों संग्राम मचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। केजरीवाल को सिंगापुर जाना है लेकिन उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। एक लंबे समय से ये मामला जो है वो अटका हुआ है। उन्हें आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये मसला उठाया। उन्होंने इस पर नोटिस जारी किया और नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। बाद में आम आदमी पार्टी ने संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके पहले संजय सिंह ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने के लिए बुलाया है। सरकार उनकी लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। केजरीवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमेरिका ने आपको वीजा देने से मना कर दिया था, उस समय पूरे देश ने इसका विरोध किया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सिंगापुर से अगर केजरीवाल को न्योता है तो उन्हें जाने की इजाजत जो है वो क्यों नहीं दी जा रही है। हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, सांसद आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने इस मसले को उठाया भी है। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। इसके खिलाफ आज संसद परिसर में प्रदर्शन भी हुआ है और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि अनुमति नहीं मिल रही है। तो क्या वजह आप लोगों को लगती है? कुछ तो बताया गया होगा कि आखिर क्या वजह है जो अनुमति नहीं मिल रही वहां जाने की? जी, पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। 2019 में उनको इसी प्रकार के एक सम्मेलन में जाना था डेनमार्क, और वहां पर भी इजाज़त नहीं दी गई थी भारत की सरकार के द्वारा। ये दूसरी घटना है जिसमें कि सिंगापुर के अंदर, जहां पे कि वर्ल्ड सिटी कॉन्फ्रेंस है, दुनिया के तमाम देशों के नेता वहां पर आ रहे हैं, और उसमें अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर की सरकार ने बुलाया। अपने किसी निजी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं वो कि घूमने सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। सिंगापुर की सरकार ने बुलाया कि आप आइए और दिल्ली मॉडल के बारे में
उस मंच से चर्चा कीजिए। तो इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के एक राज्य के मॉडल की चर्चा हो रही है, दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं, जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून जी आते हैं, जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, उस दिल्ली मॉडल की चर्चा सिंगापुर में ना होने पाए, इसके लिए आप रोक लगा रहे हैं। तो दरअसल मसला ये है कि ये एक नकली मॉडल बनाम असली मॉडल की लड़ाई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो शिक्षा मुफ्त देता है, बिजली मुफ्त देता है, पानी मुफ्त देता है, बस की यात्रा महिलाओं को मुफ्त देता है, और उसके बाद वो मॉडल मुनाफे का बजट देता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है जिसमें रुपया 80 रुपए तक पहुंच जाता है, डॉलर 80 रुपए तक पहुंच जाता है, जिसमें अहमदाबाद की सड़कों पे हमने घरों के अंदर पानी घुसते हुए देखा, सड़कें लबालब पानी में डूबी हुई देखा, हाईवेज में बड़े बड़े गड्ढे देखे। एक तरफ मोदी जी का मॉडल है जहां पे देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अभी आपने देखा 17 चीजों पे उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी, आटे को चाटा मार दिया। तो इस तरह का एक मोदी जी का एक फेल्ड मॉडल है देश के सामने, जिसको वो चाहते हैं कि वो उसकी चर्चा कहीं ना हो। जी संजय जी, अगर मोदी जी का फेल्ड मॉडल है तो यानी कि मोदी जी की सरकार, ये तो पूरे देश की बात है, तो देश में आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिल्ली है जहां पे सब कुछ सही चल रहा है और कहीं कुछ सही नहीं चल रहा? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप इस घटना को देखें तो रोक लगाने के पीछे कारण क्या है। एक ऐसी दिल्ली सरकार जो बच्चों को फ्री शिक्षा देती है, 18 लाख बच्चों को। जी मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि आप लोगों को क्या उसका एक ही कारण है ना गया कि दिल्ली मॉडल जो मॉडल आज पूरी दुनिया में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती हैं, दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी आती हैं, दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए हिंदुस्तान के कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। तो आप चाहते हैं इस दिल्ली मॉडल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, दुनिया के मंच पे ना होने पाए, इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? ठीक है संजय जी, इसके पहले भावना, एक दुर्भावना जो दिल्ली सरकार के प्रति है। संजय जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने शुरुआत में कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ, डेनमार्क भी जाने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी 2019 में, तो उस समय भी आप लोगों को क्या कोई कारण, यानी चाहे कोई भी भावना रही हो, लेकिन कागज पे कोई कारण तो बताया गया होगा? कभी कोई कारण नहीं बताया जाता, कोई कारण नहीं बताया जाता। और आपको और उदाहरण दे दूं, अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी लंदन जाना चाह रहे थे, किसी अपने सरकारी काम से ही, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे स्पीकर साहब, जबकि स्पीकर की पोस्ट ऐसी होती है जिसमें कोई छेड़छाड़ कोई भी सरकार नहीं करती, एक परंपरा रही है, उसका एक सम्मान होता है। स्पीकर का कोई सम्मेलन होने वाला है, दुनिया भर के उसमें स्पीकर्स आ रहे हैं, तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा 21 अगस्त का, उनको अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला, उनकी चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और केजरीवाल जी को रोक रहे हैं आप। तो केजरीवाल जी की चिट्ठी कितने दिनों से लंबित है, कितने दिनों से ये मामला अटका हुआ है? इस मुल्क को चलाना चाहते हैं आप, फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई भरोसा नहीं करते आप संघीय ढांचे का कोई सम्मान नहीं करते, एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की यात्रा आप रोक रहे हैं। आपको याद है कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आपको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, पूरे देश में घूम घूम के रोते थे आप, पूरा देश ने कहा कि नहीं ये गलत बात है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को वीजा मिलना चाहिए, और वही काम आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं। आप छोटे छोटे देशों में मंगोलिया तक की यात्रा करने चले जाते हैं, आप बिना बुलाए पाकिस्तान जाके केक काट के और खा के चले आते हैं नवाज शरीफ का। एक मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी बात कहने का, अपना मॉडल रखने का मौका मिल रहा है, आप उससे रोक रहे हैं। क्या बताएंगे वहां पे केजरीवाल जी? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पे, फरिश्ते स्कीम पे जो उन्होंने काम किया उसी की चर्चा करेंगे। इसमें आपको आपत्ति किस बात की है? वही हम चाहते थे कि आज सदन में इसको लेकर चर्चा हो। 267 का मैंने नोटिस दिया कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप किन कारणों से रोक रहे हैं, आपके पास क्या कारण है? लेकिन जवाब भी नहीं देते, भाग जाते हैं किसी भी बात से।
तो कितने समय से ये मामला जो है लंबित है, जो आपने कहा फाइल है जिसके ऊपर अनुमति नहीं दी गई, तो क्योंकि अब ये लगभग सवा महीने से ये मामला लंबित है और इस पर कोई अनुमति नहीं दी जा रही है अरविंद केजरीवाल जी को। लगभग सवा महीने हो गए और बार बार कंफर्म करने की कोशिश की जाती है तो कोई जवाब नहीं आता है एलजी महोदय के यहाँ से। तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो डर रही है कि केजरीवाल बाहर चले जाएंगे तो वो क्या होगा, क्या डर हो सकता है केंद्र सरकार को? अच्छा बताइए आप, क्या डर होगा? एक ऐसी सरकार है जो अग्निपथ योजना के कारण नौजवानों के बीच में जिसको लेके गुस्सा है, एक ऐसी सरकार है जिसमें महंगाई के नीचे लोग दबे हुए हैं। 1000 रुपए से ज्यादा सिलेंडर हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर मिला इस सरकार में। एक ऐसी सरकार है जिसने 17 चीजों पे जीएसटी बढ़ा दी, आटे को चाटा क्या मार डर दिया। है कि वो वहां जाकर भारत सरकार की बुराई करेंगे, महंगाई की बात बेच रही? नहीं तो वही तो फिर डर क्या है केंद्र सरकार को आपके हिसाब से? ये तो हमारे देश की चर्चा है ना जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हमको कोई सरकार की आलोचना करनी होगी हम देश के अंदर करेंगे, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इनको किस बात का डर है? इनको डर यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का मॉडल, फरिश्ते योजना का, तीर्थ यात्रा का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके उसकी चर्चा करेंगे तो केजरीवाल जी की ख्याति बढ़ेगी। क्योंकि केजरीवाल का मॉडल असली मॉडल है, नरेंद्र मोदी का मॉडल नकली मॉडल है। तो ये असली बनाम नकली की लड़ाई है। इसकी चर्चा दुनिया और देश में ज्यादा ना हो जाए, इसके कारण से ये विरोध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की यात्रा पे रोक लगाई। ये आप कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि केजरीवाल जी की ख्याति ना बढ़ जाए और असली बनाम नकली की ये लड़ाई है। धन्यवाद आपका संजय सिंह इस बारे में बात करने के लिए। कोई कारण ही नहीं। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही हाल ही में उपचुनाव जीते सांसदों को शपथ दिलाई गई। लंबे समय तक बीजेपी और फिर कांग्रेस में रहे शत्रुघ्न सिन्हा इस बार टीएमसी के टिकट पर आसनसोल सीट से उपचुनाव जीत कर आए हैं। ये सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई थी, तो उन्होंने शपथ ली है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ से बीजेपी सांसद के तौर पे शपथ ली। ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंचे हैं। रामपुर में आजम खान के गढ़ में सेंध लगाने वाले घनश्याम लोधी को भी आज शपथ दिलाई गई। सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।